हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RSRPSC 2021 इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। ये हमारे इस सीरीज़ का 21st वीडियो है, 21वां वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सब्सिडीज़ के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो मैं उनका जो प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्लीज़ उसे भी देख लें। क्योंकि मैं लगातार RSRPSC 2021 की जो इकोनॉमी का जो कोर्स है उसे इसी सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ। तो उससे लिंक पे जाएं और प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसे ज़रूर देखें। आज का जो वीडियो है वो ई कॉमर्स पे होने वाला है। ये हमारा इसी RSRPSC सिलेबस में है, ई कॉमर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स। तो मैं ई कॉमर्स के ऊपर बेसिक नॉलेज है वो बात करूँगा कि इसका मतलब क्या है, क्या टाइप्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसी के साथ ही 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं या फिर जिन्होंने रिन्यू किया है, वो भी एक बार हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। व्हाट इज ई कॉमर्स? तो देखो, ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। देखो, बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो हम बाय या सेल करते हैं कोई भी सर्विस या फिर कोई भी गुड्स, उस प्रोसेस को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेट इन 4 मेजर मार्केट सेगमेंट। 4 मेजर मार्केट सेगमेंट होते हैं। 4 मार्केट सेगमेंट है ई कॉमर्स के, जो हम आगे बात करेंगे, जिन्हें ई कॉमर्स के टाइप भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम आगे डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जो सेगमेंट्स होते हैं, अगर ई कॉमर्स के ऑपरेट करने के लिए अगर हमें पूछा जाए कि कितने सेगमेंट है, तो हमें बोलना होगा 4 सेगमेंट है इसके। और ये हम कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, जो इंटरनेट पे काम करता हो, उससे ई कॉमर्स का जो बाइंग और सेलिंग का जो वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर, ठीक है, इंटरनेट के बेसिस पे ऑनलाइनली कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए, मतलब ई कॉमर्स की फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए हमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है हमारा इंटरनेट। ठीक है, अगर इंटरनेट है तो हम ई कॉमर्स वाला जो सिस्टम है उसे, ई कॉमर्स का जो बाइंग और सेलिंग का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स के जो मैंने बताए थे मेजर मॉडल्स हैं, 4 मॉडल्स हैं, वो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स के 4 मॉडल होते हैं। B2B, अब ये B2B क्या है? देखो, बिजनेस टू बिजनेस। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ये होता क्या है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन हमें भी याद रखना है कि B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद में आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। देन आता है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसके बाद में आखिरी है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसे C2B कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सबसे पहला टाइप बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B कहते हैं। देखो, द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स एंड होलसेलर इज कॉल्ड B2B मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। जब कोई मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या होलसेलर आपस में बाय या सेल का काम करते हैं ऑनलाइनली, ठीक है, ऑनलाइनली जो ये काम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा B2B बिजनेस। ठीक है, B2B मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। राइट, सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज के ट्रांसफर है, मतलब ट्रांजेक्शन जो होगा वो रिटेलर के बीच में होगा, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में होगा या फिर होलसेलर के बीच में होगा। यहाँ पर किसी भी तरह से जो कंज्यूमर है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर कॉमन प्लेस फॉर फर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो B2B जो बिजनेस फॉर्म है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स
के लिए एक कॉमन प्लेस है जहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो बैटरीज वगैरह बनाती है, कार की बैटरीज मान लो, उसके टायर मान लो, अलग अलग कंपनी बनाती है, ठीक है। लेकिन वही कंपनीज ऑटोमोबाइल्स जो होती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जैसे सपोज जो टाटा है वो एमआरएफ के टायर यूज़ करता है, ठीक है। तो एमआरएफ के टायर टाटा नहीं बनाता है, ठीक है, एमआरएफ कंपनी बनाती है, ठीक है। लेकिन एमआरएफ जब उसको टाटा को बेचेगी ये सामान, जो अपने टायर का जो सप्लाई करेगी, तो क्या वो उसे कंज्यूमर समझ के बेचेगी? नहीं, वो उसे एक बिजनेसमैन समझ के बेचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो बिजनेस टाइकून, जो बिजनेस पार्टीज के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स कहलाता है। ये तो मैंने ऑफलाइन बात कर ली। अब यही काम अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ई कॉमर्स मॉडल पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये क्या होता है? देखो, द टर्म बिजनेस टू कंज्यूमर B2C refers to the process of selling product and service directly between the business and consumers who are the end user of its product or services, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अगर कोई गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होगी वो होगी एक तो बिजनेसमैन और दूसरा कंज्यूमर। और कंज्यूमर मतलब हो गया कि जो उस गुड्स या सर्विसेज को फाइनली कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखते होंगे, अमेजोन से आप शॉपिंग करते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, मिंत्रा, ये सब क्या है? ये जो मॉडल है वो B2C पे काम करता है, ठीक है। दिस इज द जनरली यूज्ड ऑनलाइन पोर्टल्स वेयर द ई कॉमर्स कंपनी सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ठीक है। ये जनरली क्या करते हैं? इंटरनेट जो ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करता है, ठीक है, और नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे अमेजोन हो गया, उसके एक अलग पोर्टल होता है, फ्लिपकार्ट का अलग पोर्टल होता है, ठीक है, HTTP ऐसा कुछ लगा के। तो वो उन पोर्टल के बेस पे काम करते हैं। और ये सब मतलब कंज्यूमर और जो रिटेलर है उसके बीच में डायरेक्टली होता है। इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी रिटेलर नहीं होगा, होलसेलर नहीं होगा, सिंपली एक तो वो कंपनी होगी और दूसरा कंज्यूमर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। ये क्या बताता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर जैसे बिजनेस टू बिजनेस हमने पढ़ा उसका ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब कोई भी तरह का रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे दो कंज्यूमर्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार। कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C इज अ बिजनेस मॉडल दैट इनेबल्स कस्टमर टू ट्रेड विथ ईच अदर, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर एक ऐसा ई कॉमर्स का मॉडल है जो कस्टमर्स को, ठीक है, आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए मतलब इनेबल करता है, उनको इतनी क्षमता देता है कि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन एनवायरनमेंट, सिंपली ई कॉमर्स की बात करें तो ऑनलाइन एनवायरनमेंट की भी यहाँ पे होगा, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज OLX, ठीक है। आपने OLX यूज़ किया होगा। अगर आपको कोई सेकेंड हैंड सामान या कुछ और चीज़ खरीदनी है तो आप सीधा क्या जाएंगे? OLX पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है। तो क्या वो OLX पे जो सामान मिल रहा है वो हमें किसी कंपनी की तरफ से मिल रहा है? नहीं, क्योंकि वो सेकेंड हैंड सामान है। तो वो आपके जैसा ही कोई कंज्यूमर होगा जिसने पहले वो खरीदा होगा और अब वो उसे बेच रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन जिनके बीच में हो रहा है वो दोनों ही कंज्यूमर है। तो आप समझ गए होंगे कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का वो क्या है, ठीक है। OLX में क्या होता है? वेयर आप फोटोज अपलोड करोगे, दूसरा पर्सन जिसको आपकी गुड्स जो आप बेचना चाह रहे हो उसकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको अप्रोच करेगा और फिर आपके बीच में मतलब आप पैसे ले लोगे और उससे सामान पहुंचा दोगे, यही होता है, ठीक है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? कंज्यूमर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C बिजनेस मॉडल में बिजनेसमैन मतलब रिटेलर्स हो गया, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इनके बीच में वो इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अगला है कंज्यूमर टू बिजनेस,
कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है, देखो कंज्यूमर टू बिजनेस और C2B इज अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल वेयर द कस्टमर प्रोवाइड अ सर्विस और प्रोडक्ट टू द बिजनेस। मेन चीज़ जो मैंने हाईलाइट की है वो ये है कि इसमें कस्टमर सर्विस या प्रोडक्ट बिजनेसमैन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे हो जाती है, देखो इसमें आप समझो कि कोई लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग का काम होता है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग का काम में जब आपने एक ब्लॉग बनाया और उसे आपने अपलोड कर दिया, तो क्या आप कोई बिजनेसमैन हो? नहीं, आपने क्या किया, आप एक कंज्यूमर हो जिसने जो एक साइट है उसे ये अपना कंटेंट को सेल किया और इसके बदले में आपके पास पैसे आ जाएंगे, समझ गए। When a person design or create something new, they can sell it to the e-commerce company for further sales। जब कोई आदमी या फिर कोई भी पर्सन है कुछ भी डिज़ाइन करता है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ बनाता है तो वो उस चीज़ को सेल कर सकता है, ठीक है, ठीक है। वो उस चीज़ को कंपनीज को सेल करेगा ताकि वो कंपनी आगे उन चीज़ों को सेल कर सके, ठीक है। C2B तो हमने बात कर ली है बिजनेस मॉडल्स की, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स की। 4 मेजर बिजनेस मॉडल हैं, B2B, B2C, C2C और C2B। इनके बारे में मैंने बता दिया, इनका एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो आपको बस बेसिक्स में आपको ये याद रखना है कि ये क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एडवांटेज। देखो कोई भी जो चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी मतलब कुछ भी ले लो, है ना, XYZ कोई भी, उसके अपने एडवांटेज होते हैं, उसके अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स के हमारे पास जो एडवांटेज हैं उसके ऊपर हम आज अभी बात करने वाले हैं। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखो बिजनेस, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, बिजनेस कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, कैन द प्रोडक्ट बी कैन बी सोल्ड बोथ विद इन द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनली। सबसे पहली तो जो एडवांटेज है ई कॉमर्स की वो तो ये है कि आपका जो फंक्शन करने का जो एरिया है तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप डोमेस्टिकली भी अपना बिजनेस काम कर सकते हो और इंटरनेशनली भी उस बिजनेस पे काम कर सकते हो। जैसे आप जानते हो अमेज़ॉन हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है, वो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन फिर भी वो हमारे को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस जो एरिया, वर्किंग एरिया होता है बिजनेसमैन का, वो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो पोटेंशियल है बिजनेसमैन का वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला क्या है, वन कैन प्रमोट देयर वर्क एंड सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मिडल मैन, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर जो मॉडल है उसमें मैंने बताया था कि इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होता, रिटेलर नहीं होता, होलसेलर नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चर हो सकता है और एक कंज्यूमर होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपस में ट्रांजेक्शन हो जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा अपने काम को सेल कर सकता है और उसे डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है, तो इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, तो कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। अगला क्या है, गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू डोर स्टेप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है हमारे ई कॉमर्स का कि आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठे रहना है, एक फ़ोन लेना है, उससे जो आपको चीज़ चाहिए उसका ऑर्डर प्लेस करना है और वो ऑर्डर आपके पास विथिन 24, ये जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है उसके अंदर आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब हमारे को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम घर पे बैठे हमें सामान मिल रहा है। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम एक तरह से देखा जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इसका ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हमें बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से और वेली घर पे बैठे बैठे ही हो रहा है। अगली बात करते हैं, रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड सिंस इन मैनी केसेस मनी कैन बी सेव्ड ऑन बाइंग अ स्टोर रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट। इससे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैपिटल जैसे होता है कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आप बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल होती है। कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर आप कोई असेट्स उसमें ज्वाइन करो तो वो भी हो सकती है, ठीक है। वापस पॉइंट पे आता हूँ, इसमें क्या होता है,
यहाँ पर जो बिज़नेस करना है वो बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि हमें कोई भी जैसे शॉप वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी या फिर उसमें कुछ रेनोवेट नहीं कराना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करते हो, घर में बैठ के भी ई कॉमर्स का बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट मतलब कुछ ज़रूरत होती है जैसे जीएसटी, इन ये सब आप अगर पास है आप ले सकते हो, तो आप घर पे बैठे बैठे भी ऑनलाइन ई कॉमर्स मतलब गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजेक्शन सेल या परचेज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत हद तक नीचे गिर जाती है। राइट, आगे बात करते हैं। अगला एडवांटेज है 24/7 फैसिलिटी टू ऑर्डर ऑनलाइन, ऑर्डर प्रोडक्ट ऑनलाइन। द ओनली रिक्वायरमेंट इज एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, देखो जब ई कॉमर्स का जो मॉडल है, बिजनेस का जो ई कॉमर्स का मॉडल है वो नहीं आया था, तब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता था कि उसके बीच में आप कोई सामान खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जैसे सुबह के 8 से शाम के 8 हो गया, या फिर कुछ लोग 12 बजे तक बस। लेकिन आप 24 घंटे उस सामान को नहीं खरीद सकते, या फिर आप कुछ भी 24 घंटे मतलब एक रेगुलर आप शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन ई कॉमर्स ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा सकता है कि हम 24/7, ठीक है, हम हर सेकंड शॉपिंग कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर स्मार्ट कोई भी डिवाइस होना चाहिए, प्लस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस। ओके, तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। अगला फ़ायदा देख लेते हैं। थ्रू द 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री, businessmen can choose their target consumers and sell directly to the customer or to the other retailers as well। बिजनेस जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है उसमें हमने 4 मेजर मॉडल्स की बात की, B2B, B2C, C2B और C2C। तो रिटेलर या फिर बिजनेसमैन अपने बेनिफिट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने उसके बिजनेस के लिए जो फ़ायदेमंद रहेगा उस मॉडल को सेलेक्ट करके वैसे बिजनेस कर सकता है। वो अपने कंज्यूमर्स को सेलेक्ट कर सकता है, अपने रिटेलर्स को सेलेक्ट कर सकता है और उसके साथ में बिजनेस कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है बिजनेसमैन को। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेज तो मैंने आपको बताया था एडवांटेज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब चलते हैं सीधा डिसएडवांटेज के ऊपर कि ई कॉमर्स बिजनेस आने पर हमारे को और क्या नुकसान हुआ है। तो देखो, there is lesser accountability on part of e-commerce companies and the product quality may or may not meet the expectation of the consumer। देखो ई कॉमर्स में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हो। ठीक है, आप प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को नहीं देख सकते, वो कौन से, जैसे सपोज कीजिए आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हो तो आप सपोज कीजिए कॉटन का कपड़ा खरीद रहे हो तो आप ये चेक नहीं कर सकते कि वो कौन सी क्वालिटी का कॉटन है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी पे बहुत शक होता है ई कॉमर्स की कंपनी पे। और इसमें क्या चांसेस रहते हैं कि क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, मतलब कस्टमर जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी क्वालिटी आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो वो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज क्या है, इट डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब पूरा एक नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट में कोई टेक्निकल इशू आता है तो वहाँ पर जो हमारा ये जो फॉर्म है ई कॉमर्स का बिजनेस फॉर्म, बिजनेस मॉडल, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा किस पे बेसिस है, ये इंटरनेट पे बेस्ड है। तो अगर कोई मैकेनिकल फेलियर होता है तो इसके टोटल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है डेफिनेट लेजिस्लेशन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली टू रेगुलेट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर स्टिल टू बी फ्रेम्ड लीडिंग टू लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर। देखो, अभी भी हम जानते हैं कि इंडिया ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली हमें विधान ऐसे मतलब लेजिस्लेशन मतलब विधान होता है, ऐसे डेफिनेट एकदम स्पष्ट विधान बनाना बाकी है, मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना अभी भी बाकी है, क्योंकि इस ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन जो बिजनेस करते हैं उस पर काफ़ी हद तक लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके रेगुलेशन में भी अभी बहुत सारी दिक्कत चलती रहती है, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर बेस्ड है और मशीन
या फिर टेक्नोलॉजी कभी भी बिगड़ सकती है। अगला डिसएडवांटेज, एट टाइम्स देयर इज अ लॉस ऑफ प्राइवेसी, कल्चर और इकोनॉमिक आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। अब आप ऑनलाइन अपना डेटा, मतलब अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो अपना डेबिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा आप उन लोगों को प्रोवाइड, उन कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं। अब डेटा क्या होता है, देखो इस तरह से ईमेल फॉर्म आपने कभी कुरियर भेजा होगा, तो आपने कुरियर बॉक्स में कुरियर मतलब वो आता है बॉक्स, लेटर बॉक्स आता है, उसमें लेटर डाला, वहाँ से जो कुरियर बॉय या फिर कोई जो भी है वो उसे रिसीव्ड करेगा और उससे उसके पास पहुंचाएगा। इसके बीच में गफला हो सकता है, क्या पता उसको कोई वो कुरियर जो पहुंचाने वाला है वो ही ख़राब हो। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो ना, वो भी एक कुरियर की तरह ही रिसीव्ड होगी। तो बीच में अगर कोई बैरियर आ गया, फिर किसी ने उसे हैक कर लिया, तो आपकी प्राइवेसी का लॉस हो सकता है, आपको वो थोड़ा नुकसान कर सकता है, आपका कल्चर लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी, आपकी जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी, आप बैंक अकाउंट डिटेल्स बता रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफर देखकर जल्दी से बैंक का IFSC नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, बहुत ही ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनसे उनकी जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है उस पर खतरा मंडराने लग जाता है। ठीक है, जैसे साइबर क्राइम होता है, इसके ये एक डिसएडवांटेज है साइबर क्राइम। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड लॉस ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें जैसा कि ऊपर वाले टॉपिक में बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है उस पर थोड़ा सा खतरा रहता है, तो आपके गफले होने के चांसेस इसमें रहते हैं। ठीक है, सिंपली जो बेसिक डिसएडवांटेज थे मैंने बता दिए। अब आप कहोगे कि अगर देखो इसमें हेल्थ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इंसान को पड़े पड़े गलत वर्ड यूज़ कर लिया, घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ सामान मिल रहा है तो वो आलसी हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन, एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन होती है उसको भी हम यूज़ नहीं करते तो वो ख़राब हो जाती है। उसी तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, अगर उसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो वैसे भी हम बहुत सारे डिसएडवांटेज ई कॉमर्स के हमारे सामने आते हैं। लेकिन जो उभरते हुए डिसएडवांटेज थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो रूल्स इंडिया के अंदर बनाए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने बनाए होते हैं। ठीक है, यही इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, मैंने बता दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि ई कॉमर्स के रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, तो आप टिक करोगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, अब जो 2021 के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं इंडिया के ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल बना है वो क्या है, अ ब्लैंकेट बैन ऑन फ्लैश सेल्स। देखो फ्लैश सेल आप जानते हो कि आप कुछ इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो तो फिर अचानक से कुछ एडवर्टाइज आ जाता है, ठीक है, कि 20% ऑफ के अंदर ये सामान खरीदिए, 40% ऑफ के अंदर ये सामान खरीदिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बैन की है। देखो अब इसको बैन करने का रीज़न क्या है, जो कंपनी, ठीक है, 20% ऑफ दे सकती है, 40% ऑफ दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ये काम कर दे या फिर हर कोई रिटेलर 20% या 40% ऑफ दे दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, अमेजोन है, वो उन्हीं को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस जो सेलर डिस्काउंट दे रहा है उनके एडवर्टाइज देती है, और इसके साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, भेदभाव होता है। तो इस फ्लैश सेल के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन करने का एक प्रपोजल रखा है, एक्सेप्ट जो एक फ्लैश सेल है जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स होती है, उसके ऊपर ये बैन नहीं रखा होता है। जैसे और जैसे कि हम कहें तो कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक आप मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है, वो लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर आप ऐसे नहीं कर सकते कि लिमिटेड प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, जल्दी करिए। तो ये फ्लैश सेल के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन करने का प्रपोजल रखा है। अगला है ऑन डिस्प्ले और प्रमोशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय द सेलर। ठीक है, ये क्या बताता है, ऑन डिस्प्ले और प्रमोशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेलर हमें क्या बताता है, इसमें क्या होता है कि जो ई टेलर्स हैं, ई टेलर्स हो गए, वो प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, उसकी गारंटी को लेके कोई भी मिसलीडिंग नहीं कर सकते, जो
इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो कोई भी ऑफरिंग डिस्काउंट, ठीक है, जैसे फ्लैश सेल में होता था उसी तरह से कि कोई भी एडवर्टाइज जो होगा, सेलर होगा, वो डिस्काउंट ऑफरिंग वाली जो एडवर्टाइज है वो नहीं करेगा। और इसकी वजह से जो ई कॉमर्स के बिजनेस के जो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। अगला है ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन। ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब जो भी प्रोडक्ट आप बताएंगे अपनी साइट के ऊपर, तो उसके ऊपर ये वो कहाँ से, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है वो होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो अपनी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल नहीं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके ओरिजिन से रिलेटेड, तो वो हमें प्रोवाइड कराए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ई ट्रेलर शुड नॉट मिसलीड यूजर बाय मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट। देखो हम क्या करते हैं, हम जब भी आप अमेजोन पे या फिर कहीं पे भी सर्च करते हो, सर्च इंजन में आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो वो अपने जो ऐप है वो अपनी सजेशन देने लगता है, ठीक है, अपने सजेशन है। तो इससे वो अपनी आपकी थिंकिंग को मैनिपुलेट करता है कि नहीं आप इस तरफ भी जा सकते हो। तो मतलब वो एक तरह से आपको आकर्षित करने की कोशिश करता है कि हाँ आप ये सामान खरीदो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते। इसके बाद में अगला था ऑन स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई। देखो जो स्पष्ट रूप से जो आइडेंटिफाइड रूप से, डिस्टिंक्टली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, जो स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाइड जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका ही हम जो है लिस्टिंग करो, मतलब उनको ही आपकी जो साइट है उसके ऊपर डालो। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो हार्मफुल हो, ठीक है। यहाँ से इससे मतलब होता है कि हार्मफुल जो प्रोडक्ट है वो आप अपनी साइट पे ना बेचें, आप पहले उसकी क्वालिटी को चेक करें, इसकी क्वांटिटी जो भी है आप उसे चेक करें। इसके बाद में आता है ऑन नीड ऑफ डेटा एजेंसीज विद इन 72 आवर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको इसके फोर्थ पॉइंट में बताया, थर्ड पॉइंट में बताया कि आप को ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है जो अच्छा ना हो या फिर आप अपनी कंज्यूमर की मैनिपुलेट ना कर सके। तो और आपको जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ई कॉमर्स जो इन्फॉर्मेशन है अपने गुड्स की या साइट की, वो हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइम लिमिट डिसाइड की है 72 आवर्स। उसमें उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उसे विद इन द 72 आवर्स वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करनी होगी। इसी के साथ ही जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। और भी बहुत से रूल्स हैं, तो बेसिकली यही है, जो मोटे मोटे जो रूल्स निकाले गए हैं वो ये हैं। बाकी के जो अगर आप रजनीकांत सर को फॉलो करते ही होंगे, जो उनका जो सुबह का एडिटोरियल जो वीडियोज आते हैं उसमें वो सारी जो करंट अफेयर्स है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। और जो मैं मोटी मोटी चीज़ थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है ई कॉमर्स से रिलेटेड। सो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।